वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वीडियो मैन्स, कंप्यूटर अनुदेशक सब एग्जाम के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। इस पार्ट नंबर 3 में 2021 और 22 के संपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे करंट का हम निचोड़ निकाल रहे हैं। लगातार आपको क्लास दी जा रही है। सिलेक्शन के लिए ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं और हमारी प्लेलिस्ट शायद आपने ये देख ली होगी। इस प्लेलिस्ट में डेली की क्लास, ये देखिए राजस्थान पुलिस करंट अफेयर्स 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। प्लेलिस्ट देखिए, राजस्थान पुलिस करंट अफेयर्स सुपरफास्ट वीडियो मेंस के लिए शाम को 7:30 पर क्लास आती है। वीकली क्लास हमारी होती है, मंथली क्लास होती है और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्लास है। जो जब क्लास आए आप निरंतर अध्ययन कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के घंटे को दबाना होगा ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल स्पेशल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3। पहला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहां किया गया? स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहां किया गया? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जब अनावरण किया था, कहां पे? उत्तराखंड में। वो क्वेश्चन हाई कोर्ट एलडीसी में आ चुका है, तो ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, तो ये हैदराबाद के अंदर, कहां पे? हैदराबाद में। तो देखिए 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजमचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रतिमा? ये आपको याद रखनी है, रामानुजमचार्य। इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। किस रूप में है? बैठे हुए मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा को बैठे हुए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। तो ये खास क्वेश्चन है आपके लिए। अब और देखिए बातें कुछ इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज के माध्यम से। देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम सुना होगा, इतना ज्यादा प्रसिद्ध, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया। सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर। तो ये एक आपको याद रखना है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। एक आपको याद रखना है स्टेच्यू ऑफ पीस। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान के पाली जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। तीनों हो गए कल परसों। आदि शंकराचार्य की उत्तराखंड में मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया था प्रधानमंत्री ने। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये ताजा, ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, देखो पूरी डिटेल क्वेश्चन, पूरी डिटेल में आपके सामने ला रहा हूं। तीसरा पार्ट है, निरंतर अध्ययन कीजिए। कोशिश पूरी है कि राजस्थान कांस्टेबल का क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाए, क्योंकि इतने दिन अपने राजस्थान करंट तो चलती है, इंडिया इंटरनेशनल का भी बाहर नहीं जाए, पूरी कोशिश हो रही है। दूसरा प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसे, उसमें किसको दिया गया? विनोद शर्मा को। ये कुछ समय पहले ही ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया गया था। तो देखिए डिटेल, वर्ष 2022 के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थान श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 22 के लिए चुना गया। 2022 के इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए गए। और किए कब दिए जाते हैं ये, या कब घोषणा होती है? 23 जनवरी को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है। पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपए नगद, जो संस्था होती है उसको 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर जैसे प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया तो उन्हें 5 लाख रुपए नगद व एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
अब सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हम किस रूप में बनाते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना। आगे ये क्वेश्चन भी आएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द्वारा किसे पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसे पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना गया है? उसका नाम है प्राजक्ता कोली को। किसको? प्राजक्ता कोली को पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जानी मानी कंटेंट निर्माता व अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना है। प्राजक्ता कोली एक भारतीय यूट्यूबर और अभिनेत्री है, जिन्हें उनके यूट्यूब चैनल को मोस्टली सेन से नाम से जाना जाता है। मोस्टली सेन ये कॉमेडी वीडियो बनाती है, जिसमें ज्यादातर दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अवलोकन संबंधी कॉमेडी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब बात आई है यूएनडीपी की स्थापना 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है और यह संस्था देशों को गरीबी दूर करने और सतत विकास के साथ साथ मानव विकास हासिल करने में मदद करती है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी विकास सहायता एजेंसी, 170 देशों में इसके कार्यालय है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास महत्व के प्रश्न पिछले 6 महीने के हमें अच्छी तरीके से निरंतर पढ़ने हैं। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोज हमारी सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट की क्लास आती है। ये डेली आती है, फिर वीकली भी आती है संडे के दिन, और मंथली भी आती है, 3 मंथ भी आती है। जैसे ये देखिए, आपको कल योजनाओं का वीडियो करवा दिया पूरा राजस्थान पुलिस के लिए, ये दूसरा पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया। प्ले लिस्ट है और भी दिखा देता हूं मैं आपको। पिछले 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च का वीडियो दे दिया और पिछले मार्च का भी आपको दे दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, और वो क्लास अगर आपने देख ली तो आप चाहे रीट देना, चाहे सेकंड ग्रेड देना, कुछ भी देना, आपको राजस्थान जीके का प्रश्न शायद ही बाहर मिले वहां से, और आपको पढ़ना पड़ेगा निरंतर। क्लासें अटेंड रोज करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 दिन में से 3 दिन क्लास देखी तो आपका कुछ नहीं बनेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2021 के लिए आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया इसको स्मृति मंदाना को। ये ईरानी लिखा गया यहाँ पे, स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ईरानी तो अपने हमारे देश की महिला व बाल विकास मंत्री, यहाँ पे मंदानी लिखना था, ईरानी लिखा गया। तो स्मृति मंदानी को आईसीसी 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। तो देखिए पूरी डिटेल यहाँ देख लीजिए अच्छे तरीके से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंदाना को 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेट यानी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना को अपने कैरियर में दूसरी बार सार का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया। इससे पहले 2018 में भी चुनी जा चुकी है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के अवार्ड में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 के लिए पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वो तो था महिला के लिए और पूरे साल का था। देखो जैसे आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर वो चुनेगी स्मृति मंदाना, और पुरुष के अंदर चुना गया शाहीन अफरीदी। अब क्या टेस्ट क्या अलग होता है, वनडे का अलग होता है, T20 का अलग होता है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, 2021 के लिए पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया बाबर आजम को। किसको? पाकिस्तान के बाबर आजम को। तो देखिए सारी डिटेल देखिए 2021 के आईसीसी अवार्ड की। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो जो रूट जो इंग्लैंड के हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो लीजेल ली साउथ अफ्रीका की है। और अंपायर ऑफ द ईयर बात करें तो मराइस इरासमस साउथ अफ्रीका के हैं। और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो टेमी ब्यूमोट इंग्लैंड की है। अब ये डाटा आपको मुख्य याद करना है, किसका? टेस्ट का, वनडे का, और खास करके दोनों पर्सन आपको ज्यादा याद रखने हैं, पुरुष और महिला, ये दोनों, शाहीन अफरीदी और इधर स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न देखिए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको प्रश्न पूछा था, इसका जवाब देखिए। 23 जनवरी को हम हर वर्ष सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो स्वराज्य दिवस के रूप में बनाते हैं। किस रूप में? स्वराज्य दिवस।
तो देखिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम ये जयंती बनाते हैं और 2022 में हमने 125वीं जयंती बनाई थी और किस रूप में, स्वराज्य रूप में हम बनाते हैं। 23 जनवरी 2022 को नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पुरस्कार था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये रिसर्च के द्वारा दिया जाता है, तो जापान के पूर्व प्रधान शिंजो अबे को मिला था। जनवरी 2021 में भारत ने शिंजो अबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो ये खास है क्योंकि शिंजो अबे के समय भारत में जो बुलेट ट्रेन का निर्माण चल रहा है वो इन्हीं की योगदान है। उस समय ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। तो पद्म विभूषण 2021 में हमारी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था और अब नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार किसको, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। दोनों तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? आयशा मलिक किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? तो पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान अपना पड़ोसी है, जितने भी देश हमारे पड़ोसी हैं उनमें कोई सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला बनती है, कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुद्रा में चेंज होता है, जैसे अब अभी श्रीलंका के अंदर आपातकाल लगा हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां की जो कुछ बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। भारत ने कुछ सहयोग भी दिया है, तो इस प्रकार हमें प्रश्न याद करना। जैसे फिलीपींस को भारत ने पहली ब्रह्मोस मिसाइल भी बेची है। तो ये अपने इर्द गिर्द चाहे जलिए वाले हो चाहे स्थल रूप से जो भी पड़ोसी देश लग रहे हैं उनके बारे में याद रखना चाहिए। तो आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है और पाकिस्तान में आपको पता है तख्ता पलट हुआ। अभी इमरान खान जो प्रधानमंत्री थे वो हट चुके हैं और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो जो नए प्रधानमंत्री ने कार्य संभाला है उस प्रधानमंत्री का आपको नाम याद रखना, कौन है वो मुझे कमेंट करके बताना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जब करंट की बात आती है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है और 24 जनवरी 2022 को उन्होंने शपथ ली। बस इतनी बात याद रखनी है, आयशा मलिक। अगला देखिए, पीवी संधू ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से? कौन सा? सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट, और 2022 में हुआ और जीता किसने? पीवी संधू ने। अब पीवी संधू ने जीता तो पीवी संधू बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? बैडमिंटन की खिलाड़ी है और पीवी संधू ने 2016 के रियो डी जेनेरियो के अंदर रजत पदक जीता था, ये भी आपको पता है। तो देखिए भारतीय शटलर पीवी संधू ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका जो बसोड़ है उसको हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता। ये ध्यान रखना, दूसरी बार जीती है। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इसमें ध्यान रखना, जो पुरुष का फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें अपने राजस्थान के भारत के खिलाड़ी हैं एच एस परणे इसमें उपविजेता रहे थे, तो उसको भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 85वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। तो ये सूचकांक आपको सारे याद रखने हैं। किसके द्वारा जारी किया गया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। कुल देश 180 थे और भारत को इसमें 40 अंक मिले और 85वीं रैंक आई। ये रैंक आपको सारी याद रखनी है। और शीर्ष 88 अंकों के साथ, यानी 100 में से 88 अंकों के साथ डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पे रही। और सबसे अंतिम में दक्षिणी सूडान रहा, 180वां देश था, इसको सिर्फ 100 में से 11 स्कोर मिले। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने? देखो एक पर्सन आपको ये याद रखना ही रखना है, एक आधा चेयरमैन अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा। अभी प्रताप क्लासेस पे आपको पूरा इंडिया में कौन क्या का पूरा डाटा विश्लेषण मिल गया, टोटल के टोटल, उसको पढ़ लेना, लिंक आपको टेलीग्राम पे दिया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। किसके? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, तो पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी, क्योंकि ये जो महारत्न कंपनी है ना, मुख्य अपनी महारत्न कंपनियों के जब भी निदेशक नए बनते हैं वो पेपर में आते हैं।
तो पुष्प कुमार जोशी देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। यानी शॉर्टकट में कहे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। अब देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने और थे इसमें, टीवी नरेंद्रन, शेखर कपूर और अवीक सरकार। तो टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं, अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और शेखर कपूर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। पद्म पुरस्कार अभी 26 जनवरी क्या होता है कि गणतंत्र दिवस पर हमेशा इन पुरस्कारों की घोषणा होती है, फिर साल भर में जैसे ही कभी सम्मेलन समारोह होता है उसमें दे दिए जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार भारत के सबसे बड़े पुरस्कार है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। नाम आता है पद्म, पद्म के बाद ये 3 होते हैं। पद्म एक तो होगा सबसे बड़ा विभूषण, विभूषण के बाद भूषण और फिर होता है पद्म श्री। 3 प्रकार के होते हैं। भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा पद्म विभूषण, तीसरा भूषण और चौथा पद्म श्री। जिसको भी ये मिलते हैं उनके आगे ये पदवी लग जाती है। तो अभी पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला, सही है। 17 लोगों को पद्म भूषण मिला, ये भी सही है। 107 पद्म श्री मिला, तो संयुक्त उपयुक्त सभी सत्य है। अभी आंकड़े कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं और इनमें मुख्य मुख्य तो याद रखने। देखिए पूरी डिटेल। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार, किसी जोड़ी को दिए पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है, ध्यान रखना। 4 पद्म विभूषण दिए, 17 भूषण दिए और 107 पद्मश्री दिए गए। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं थी और 10 विदेशी थे, NRI या PIO या OCI श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। तो ये मुख्य मुख्य आपको डाटा याद रखनी। अब आगे प्रश्न मैंने बना दिए। पद्म पुरस्कार 2022 के तहत किस व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया? अब इस प्रकार का प्रश्न अभी ताजा आया हुआ है। किस व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं, यानी 4 लोगों को दिया गया था। जनरल विपिन रावत को दिया गया, और ये अभी हाईकोर्ट LDC में आपके क्वेश्चन आया था। कल्याण सिंह जी को दिया गया और राधे श्याम खेमका को भी दिया गया, लेकिन गुलाम नबी आजाद को अवार्ड ये नहीं दिया गया, बल्कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिया गया। 4 कौन कौन से हैं देखो। पद्म विभूषण अवार्ड 2022 एक तो दिया गया प्रभा अत्रे, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की है। श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य व शिक्षा की उत्तर प्रदेश की है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड से संबंध है, और कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले हैं उत्तर प्रदेश के हैं, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। तो ये 4 है। 4 में से 3 देखो मरणोपरांत दिए गए हैं, और एक है प्रभा अत्रे को मरणोपरांत नहीं दिया गया, बल्कि है अब उनको दिया गया। तो चारों याद रखना है आपको, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह। अगला देखो, राजस्थान की किन हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? अब की बार राजस्थान के जो पद्म पुरस्कार दिए गए 5 लोगों को दिया गया, 2 को पद्म भूषण और 3 को पद्म श्री। तो देखो अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, तो ये तो नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में मिला था। देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अब राजीव महर्षि को दिया गया था और देवेंद्र झाझड़िया को दिया, देवेंद्र झाझड़िया को राजीव गांधी 2017 में दिया था। अब की बार देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि, इन दोनों को पद्म भूषण, और बार बार हम पढ़ चुके हैं देश के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण मिला है, देवेंद्र झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि। अब देखो पद्म भूषण 17 लोगों को मिले। अब 17 याद करने की आपको जरूरत नहीं है, जो मुख्य मुख्य उनको याद करनी है। जैसे गुलाम नबी आजाद, बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का था, अब तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर, यानी खास करके राज्यसभा में थे ये, 6 साल पूरे होने के बाद इतना अब ज्यादा इनका रोल नहीं है। राजीव महर्षि, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, देश के CAG रह चुके हैं, सिविल सेवा राजस्थान के जयपुर के हैं। सत्यनारायण नंडेला, आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, व्यापार और औद्योगिक अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के हैं। सुंदर राजन पिचई, व्यापार और संयुक्त राज्य अमेरिका। साइरस पूनावाला, व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र। नटराजन चंद्रशेखर, ये टाटा सन्स से संबंध रखते हैं, व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से। और देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चूरू जिले से। तो 17 को दिए, लेकिन मुख्य मुख्य साइरस पूनावाला, नटराज चंद्रशेखर, देवेंद्र झाझड़िया,
सुंदर राजन पिचाई, सत्यनारायण मंडेला, राजीव महर्षि, गुलाम नबी आजाद। ये मुख्य मुख्य मैंने आपके बता दी। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, बताइए गणतंत्र दिवस पर घोषणा हुई थी, अब दिए गए थे। अब पद्मश्री सम्मान 2022 राजस्थान के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री मिला? तो 3 को, क्योंकि 2 को पद्म भूषण मिला और 3 को पद्मश्री मिला, तो टोटल 5 हो गए। तो मुख्य तथ्य देखो, इस साल 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। अब 107 तो पढ़ नहीं सकते, अपने मुख्य पढ़ने। एक तो प्रमोद भगत, खेल के क्षेत्र में उड़ीसा, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। अब मुझे खेल बताते रहना साथ साथ में, इनका खेल कौन सा है, क्योंकि बहुत बार आपको बता चुका हूं मैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, भाला फेंकते हैं, आपको पता है, ये तो सारे जानते हो, इसका तो पूछो ना पूछो। वंदना कटारिया उत्तराखंड के खेल के क्षेत्र में, ये कौन से खेल की खिलाड़ी है? अवनी लेखरा स्पोर्ट राजस्थान के, ये कौन से खेल की खिलाड़ी है, ये आपको बताना है। और सोनू निगम कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। तो राजस्थान के 3 कौन से हो गए? अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन तीनों को पद्मश्री मिला। अब देखिए बूस्टर डोज में मैं थोड़ी सी पद्म पुरस्कारों के बारे में बता देता हूं कि ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर घोषणा होती है। 1954 में ये स्थापित हुए थे। 1978, 79, 93 और 97 के दौरान ये निलंबित हुए थे, नहीं दिए गए थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसका उद्देश्य ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जो सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। तो 3 प्रकार के तीनों क्रम याद रखना। ये पूरी बूस्ट डोज भी मैंने आपको बता दी, कहीं भी दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको सम्मान दिया गया था लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। देखिए बड़ा नाम है, बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण 2022 देने की घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? यानी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्हें पद्म भूषण दिए की घोषणा हुई थी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, बोले मैं नहीं लूंगा। देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अब चर्चा में आ गए, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके अलावा ध्यान रखना, एक मैसूर गायिका थी संध्या मुखर्जी और मैसूर कलाकार थे तबला वादक पंडित अनिक चटर्जी ने भी पद्मश्री लेने से मना कर दिया। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चर्चित अनिक चटर्जी का संबंध किससे है, तो तबला वादक है। और एक गायिका थी संध्या मुखर्जी, मैसूर गायिका, इन दोनों को पद्मश्री की घोषणा हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। और नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा मैं पद्म भूषण भी नहीं लूंगा। ये कोई कारण होगा, लेकिन ध्यान रखना। अगला देखो, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी हमारे भारत ने की। तो देखिए 27 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति ने भाग लिया। ये 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य हैं। अगला, पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल के द्वारा। तो केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया। यह बर्ड एटलस, बर्ड यानी पक्षी, एटलस पक्षियों के लिए भूगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। केरल बर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस है, जिसके तहत सॉलिड बेसलाइन डाटा तैयार किया गया। ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, पहली बार है तो विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दिया राजस्थान पुलिस है, इसके अलावा वीडियो मेंस है, कंप्यूटर अनुदेशक है, कोई रीट है, किसी भी एग्जाम में FRO का, SO का, कोई भी एग्जाम आपके हो, बिजली विभाग का जो 5 जो है वो होगा। अगर आप, क्योंकि राजस्थान सब में आएगा, इंडिया इंटरनेशनल क्यों में आएगा, नहीं आएगा, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा। हमारी डेली क्लास होती है और PDF भी उपलब्ध होती है, मंथली भी होती है और डेली, जैसे पूरी 2021 की उपलब्ध है, प्लस अब जनवरी से लेकर मार्च तक की उपलब्ध है 2022, क्योंकि ये डाटा आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये PDF पेड है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है 8094
496272। इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपया आप पे कीजिए, आपको एक पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डालिए और आपको तुरंत मिल जाएगी। और खासियत, इस पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें हमारी कोई योजना होती है, पुरस्कार होता है, नए मंत्री हैं, नए विभाग हैं, बजट है, सब डाला हुआ है। वो राजस्थान करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस इनकी खासियत देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर है और पूरा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे फैक्ट है, ताकि हर एक चीज आपकी समझ में आ जाए। तो जरूर इसको खरीदें, क्योंकि ये पेड है। जो लगातार हमारी क्लासें देख रही है उसको तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो निरंतर लिख रहा है। और जो बाद में जुड़े हैं और जिन्हें अब टाइम बहुत कम बचा है, उसके लिए पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी। तो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे 50 रुपया पे कीजिए। 2021 का पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 तक आपको मिल जाएगा। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थीम के साथ पूरे विश्व में 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी थीम के साथ पूरे विश्व में 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हम सभी जानते हैं 30 जनवरी को हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस बनाते हैं। तो 30 जनवरी 2022 को पूरे विश्व कुष्ठ दिवस बनाया गया, रोग दिवस मनाया गया। इसी दिन हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बनाते हैं। इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। क्या है ये? कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फ्रांसीसी परोपकारी राउल फोलेरो ने 1954 में विश्व कुष्ठ दिवस की शुरुआत की थी। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग है। इस रोग की वजह से त्वचा पर गंभीर घाव हो जाते हैं और हाथों और पैरों की तंत्रिकाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को किसको सुपुर्द कर दिया? अभी देखो, एयर इंडिया काफी घाटे में चल रही थी और एयर इंडिया का अधिग्रहण अब किसने कर लिया है? टाटा सन्स ने। किसने? टाटा सन्स ने। तो 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 साल बाद एयर इंडिया के स्वामित्व हासिल कर लिया है। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। तो ये भी याद रखना, एक कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को। तो किसने एयर इंडिया को किसने अब अधिग्रहण में ले लिया है, स्वामित्व में ले लिया है? टाटा सन्स। तो थोड़ा सा बूस्टर डोज एयर इंडिया एयरलाइंस के बारे में देख लो। एयरलाइन की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में ही हुई थी। यह भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में विकसित हुई। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। कब? 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अब देखिए, उसके बाद में 1953-54 में भारत ने सभी भारतीय एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया और 2 निगम बनाए। एक तो घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और अंतरराष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। 1994 में भारत द्वारा निजी एयरलाइंस को अनुमति देने के बाद एयर इंडिया प्रतिस्पर्धी बनने के लिए संघर्ष करती रही। 2010 में नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाने के लिए इसका इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय हो गया था। अगले दशक में अरबों डॉलर का कर्जा जमा करने के बाद सरकार ने 2010 में कंपनी का निजीकरण शुरू कर दिया और 2021 में टाटा समूह को बेच दी। ये सारी कहानी एयरलाइंस की, एयर इंडिया की रही। अगला देखिए, 2022 के लिए दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। 2022 के लिए दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना? एप्पल। कौन सा? एप्पल। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। और मुख्य याद रखना, शीर्ष ब्रांड है देखो एप्पल, फिर अमेजोन, फिर गूगल। और भारत की टाटा समूह भारत से और दक्षिणी एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। कौन है? टॉप 100 में हमारे एकमात्र टाटा समूह आया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? स्टार लगा लेना भाई, हाईकोर्ट में भी आ गया आगे, पिछले एग्जामों में ये हाईकोर्ट, इससे पहले भी एक एग्जाम हुआ था मोटर एसआई मोटर ऊपरी निरीक्षक का, उसमें भी आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है। राजस्थान पुलिस में आपके लिए बहुत खास है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जीते ही संन्यास की घोषणा कर दी। किसे? इनसे, टेनिस से, खेल से एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया, इसलिए चर्चा में आ गई। तो देख ली डिटेल। इसकी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कोलिस को हराकर
वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का 22 का महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीत लिया। बार्टी का ये पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है और कुल तीसरा एकल ग्रैंड स्लैम जीता है। 2019 में बार्टी ने फ्रेंच ओपन के रूप में पहला ग्रैंड स्लैम जीता था और इसके 2 साल बाद 2021 में विंबलडन ओपन है यानी चैंपियनशिप जीता था। तो ये आपके लिए बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या आएगा? पहली बात आएगा इसलिए बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है और अभी संन्यास लेने की भी घोषणा की है। कुल टोटल 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? महिला, पुरुष और मिश्रित तीनों होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है पुरुष और महिला, क्योंकि साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होती है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल। तो स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है, जो विश्व रिकॉर्ड है। और अभी ताजा ताजा ही प्रश्न आया है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? राफेल नडाल। नडाल ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविक को पछाड़कर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये खास दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो अब राजस्थान में कौन, क्या, ये भी याद रखना, क्योंकि एक आधा प्रश्न आएगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमणा। कौन है? एनवी रमणा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में एनवी रमणा। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, हमारे देश के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। और प्रथम लोकपाल, ये लोकपाल कौन है? पीसी घोष। सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वाई के सिन्हा। आपको एक आधा प्रश्न पक्का पेपर में मिलेगा, इसलिए हर एक पॉइंट को मैं मद्देनजर रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं कि कहीं से भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं हो। वैसे वीडियो मेंस के लिए भी मैं क्लासें दे रहा हूं अलग से। शाम को 7:30 पर मेरी क्लास आती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा एक प्ले लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रही वीडियो मेंस 2022 55 वीडियो दे चुका हूँ। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, हिस्ट्री, भूगोल, विश्व वर्ल्ड के भूगोल के लगभग टॉपिक डाले हुए हैं मेरे। तो ये जो प्ले लिस्ट है, वीडियो मेंस जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ना, ये देखें। बाकी अगर दोबारा और सिलेबस आता है विस्तृत तो फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये 55 वीडियो है, ये जरूर देखें। और जैसे जैसे मेरे को मौका मिल रहा है, शाम को 7:30 पर इसकी क्लास आ रही है, वो मैं दे रहा हूँ आपको। अगला देखिए, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 315 ये कहता है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग और उनकी भर्तियों के लिए स्पेशल यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। तो नए बन चुके हैं मनोज सोनी। कौन बन चुके हैं? जो प्रदीप जोशी थे ना, मनोज सोनी बन चुके हैं। ताजा 3-4 दिन पहले की बात है। अब पुराने तो प्रदीप कुमार जोशी थे, अब ताजा पिछले 2-3 दिनों की शायद लगभग बात होगी। आज 13 पता नहीं 12 अप्रैल की बात है, मनोज सोनी बन गए। तो इसको याद रखना, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। और हमारे देश में 21वां विधि आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष है बलवीर सिंह चौहान। और 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। और 15वें वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष है एनके सिंह। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला देखिए, लामतीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? लामीतीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब मैं बार बार कह रहा हूं, एक आधा प्रश्न संयुक्त सैन्य अभ्यास से पक्का है। अब जरूरी नहीं है, मैं क्लियर नहीं कह सकता कौन सी पारी में आएंगे जरूर। तो भारत और सेशेल्स के बीच, भारत और सेशेल्स के बीच। तो देखिए, भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय 2022 का आयोजन किया गया। ये लामतीय क्या होता है? क्रेओल भाषा में इसको दोस्ती कहते हैं। और अब की बार ये अभ्यास हुआ सेशेल्स। बस प्रश्न ज्यादा कुछ नहीं आता, इतना ही पूछेगा, लामतीय 2022 सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच? भारत और सेशेल्स के बीच। अगला, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी, वो अपने सुप्रीम कोर्ट के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? 35। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है तो चर्चा में है ही रहेगा। तो रमेश चंद्र लोहाटी 1 जून 2014 को 35वें मुख्य न्यायाधीश बने थे और 2015 में रिटायर्ड हो गए। तब इनका
हाल ही में निधन हो गया तो चर्चा में। 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को दी गई है? 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को दी गई? वियतनाम। और अभी मई में इसका आयोजन होगा। कौन पदक जीता है, कितने पदक राजस्थान के भारत के खिलाड़ी जीते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। तो 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 को हनोई वियतनाम में आयोजित होंगे। ये नवंबर 2021 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित किए गए। और इस खेलों का शुभंकर होगा साओला। देखो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों ही मिल गई। और ये मैंने योजना करवाई थी आपको, इसकी भी पीडीएफ मैंने आपको डाल दी। तो पहले वीडियो देखें, फिर पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में आंकी गई है? तो सारे जानते हो सबसे ज्यादा बेरोजगारी महान राजस्थान के अंदर है, लगभग 32% के आसपास। तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट में बेरोजगारी, भारत में तो बेरोजगारी दर 8% गिर गई और राजस्थान में बढ़ गई। भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी 2021 में, जनवरी में, ठीक है। और ये देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में 32.3%, सबसे ऊपर है हरियाणा 31 पे, सबसे कम बेरोजगारी 1% है उड़ीसा में, और मेघालय में 1.4%। अब बूस्टर डोज देख लो राजस्थान की रैंकिंग देश में। सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वें स्थान पर। एक विद्यार्थी कह रहा था सर चौथे पे है, 5वें पे है, ध्यान रखना। यूरेनियम उत्पादन में 5वें पर है। खनिज भंडार राजस्थान में प्रथम स्थान पे, इसलिए खनिजों का भंडार अजैबगढ़ कहते हैं। रूपटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन में 3रे पर है। सौभाग्य विद्युत ऊर्जा में प्रथम पे है। बेरोजगारी में प्रथम पे है। गरीबी में 8वें पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 27वें पर है। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रथम पे है। बुजुर्ग जीवन गुणवत्ता में प्रथम पे है। और अभी अमृत महोत्सव के संचालन में प्रथम पे है। ये कुछ रैंकिंग है जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया? देखो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक तीनों ही, तो प्रयुक्त सभी। 2019 के लिए ज्ञानचंद पारख को, 2020 के लिए संयम लोढ़ा को, 2021 के लिए मंजू देवी व बाबूलाल को। तो डिटेल आपको बताई दी, तीनों पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। राजस्थान का पहला महात्मा गांधी मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मूक बधिर कॉलेज जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में इसका उद्घाटन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। देखो 2002 में इस मूक बधिर विद्यालय को सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया था। 2010 में सीनियर सेकेंडरी बना और 2022 में ये कॉलेज बन गया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भारत ने। किसने? भारत ने। और किसको हराकर? तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुष का बात कर रहे हैं। 7वां आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई और ओमान में हुआ। फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया, टी20 है, मैंने वो अंडर-19 समझ लिया था। विजेता, उप विजेता न्यूजीलैंड, विजेता ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श और प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर। सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट हस्सा रंगा श्रीलंका ने लिए थे। और एकमात्र शतक लगाने वाले खिलाड़ी जोस बटलर, ये वही जोस बटलर जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अभी इस आईपीएल में शतक लगा चुके हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन हमारे भारत के अंदर होगा। कब होगा? तो ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत में किया जाएगा। इसके लिए आधिकारिक शुभंकर इमा का अनावरण किया गया है। इमा एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये नाम मेघालय की खासी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अच्छी दृष्टि या मरने वाला। तो ध्यान रखना, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में। ये आज के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि पार्ट नंबर 3 है। अगर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप बोर भी हो जाते हो, क्योंकि मैंने साथ में इसमें तथ्य दिया है। अगर तथ्य नहीं दी तो मैं 100 क्वेश्चन साथ में ला सकता हूं, लेकिन फिर उसकी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। और यही बात है पढ़ने का सबसे बड़ा बात, पढ़ो चाहे कम, लेकिन जो क्वेश्चन आ गया उसको क्लियर करो। क्लियर करोगे तो ही पेपर में आपके क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। नहीं तो आपने प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर पढ़ लिया, और प्रश्न में अगर एग्जाम में कथन आ गया तो आप बैठे रहो। इसलिए पढ़ो कम, लेकिन अच्छा पढ़ो, संतुलित पढ़ो, और वही पढ़ो जो मैटर पेपर की दृष्टि से। और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको निरंतर क्लास दे रहा हूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है, तो जितना टाइम आपके पास बचा है उसका सदुपयोग करें।